कहते एक बार अगर औरत किसी भी गलत रास्ते पर चल पड़े तो उस गलत रास्ते पर जाने वाले जो लोग होते हैं खुद उसी के रास्ते पर वह भी चल पड़ते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलने की वजह से उस औरत को एक दिन इतनी बड़ी मुसीबत झेलना पड़ जाता है जिसकी वजह से वह खुद सोचने के लिए बचती ही नहीं है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक औरत होती है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपना शौक़ बना लेती है, लेकिन उस शौक़ की वजह से एक दिन वह खुद दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में उज्जैन ज़िला पड़ता है, और उसी में ही माधव नगर एक कस्बा लगता है, और ठीक उसी का ही एक फ्रीगंज इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला होता है अब दीपक। उसकी अपनी पत्नी होती है दीपा, जिसकी उम्र लगभग इधर 28 साल के ठीक आसपास ही होता है। लेकिन दीपा मौके पर यहाँ तक कि अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए एक सिलाई में जाकर पीको का काम किया करती थी, जिसकी वजह से दीपा के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। इधर दिलीप और साथ में दीपा दोनों मिलकर अपनी बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जानने के लिए दिलीप जो होता पास है वहीं एक प्राइवेट कंपनी होता है, और उसी में जाकर अब जॉब करता है, जिसकी वजह से इधर दिलीप के पास भी अब थोड़े बहुत पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से इधर दीपा अपने खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी शौक़ के ज़रिए अब जीने लग जाती है। खूबसूरत तरीका इनके परिवार का होने लग जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 मई का ही। अब सुबह के एकदम भोर का टाइम होता है। तभी दिलीप के ही पड़ोस का रहने वाला होता है विजय प्रताप। तो मौके पर सुबह के टाइम जो होता है अपने छत पर जाता है अब दातुन ब्रश करने के लिए। जैसे ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि बगल में दिलीप का जो मकान है, उसी मकान के किचन की साइड में से बड़ी तेज़ धुआं उठ रहा है। अब विजय जैसे यह नज़ारा देखता, उसके मन में बड़ी आशंकाएं होने लग जाती हैं। थोड़ी देर वहीं लगता, लेकिन धुआं की जो लपटें होती हैं और गौंज के उठने लग जाती हैं, जिसकी वजह से विजय वही चीख पड़ता है। और इस चीख की आवाज़ जो होता है काफ़ी लोग सुनते हैं। कुछ लोग गलियारे में आ जाते हैं। आने की वजह से वहीं विजय से पूछने लग जाते हैं, और विजय हाथों से इशारा देता है कि दिलीप के ही घर में कुछ हो रहा है। तो काफ़ी लोग जो होते हैं अब दिलीप के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दरवाज़ा देखते हैं तो मौके पर खुला होता है। घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। होने के बाद किचन की तरफ भागते हैं, देखते हैं सही में किचन में वहीं से धुआं की लपटें बनकर बाहर निकल रही होती है। लेकिन उन व्यक्तियों की जो नज़र होता है किचन में जाकर फर्श पे पड़ती है, तो देखते हैं कि सही में दीपा पूरी तरह से मृत अवस्था में वहीं अर्जली अवस्था में पड़ी होती है। यह सब नज़ारा देखकर वहाँ के लोग दंग से रह जाते हैं और चौंक से जाते हैं। खड़े खड़े जो लोग होते हैं वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति हो जाए इसकी सूचना अब माधव नगर में दे देता है। माधव नगर के इंस्पेक्टर जो होते खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने दल बल टीम को यहाँ तक कि दमकल कर्मी को भी साथ लेते हैं, और लेने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो होती है कुछ मिनट के अंदर जो होता है अब इधर फ्रीगंज में पहुँच जाती है और सीधे दिलीप के घर के अंदर जाती है। वहाँ जो आग की लपटें बन रही होती है, जिस अवस्था से उसको बुझाया जाता है, फायर ब्रिगेड की टीम जो होती है उस अवस्था को तो बुझाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, उसी वक्त वहाँ पुलिसकर्मी पहुँच जाते। पहुँचने के बाद वह भी दीपा के बॉडी को देखते हैं, पूरी तरह से सहम से जाते हैं। लेकिन जब पहली नज़र में देखते हैं उनको यकीन हो जाता कि हो सकता है किचन में कुछ अनहोनी होने की वजह से इधर दीपा की मौत हुई हो। लेकिन घटनास्थल पर इधर खड़े जितने सिपाही होते हैं सभी तौर तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे होते हैं। तभी उसी में से एक सिपाही की जो नज़र होता है इधर दीपा के पीछे वाले हिस्से पर जाता है। पता चलता है दीपा के पीछे वाले हिस्से पर किसी तेज धार गहरे हथियार का वार है।
इधर इंस्पेक्टर साहब जब देखते हैं दीपा के बॉडी को, उनको भी देख कर यकीन हो जाता है कि बस करो, दीपा की जो मौत है यह साधारण मौत नहीं है, बल्कि दीपा की सोची समझी सोच के तहत हत्या की गई है। पुलिस की टीम जो होती है घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण कर इधर पुलिस की टीम वहां खड़े जितने व्यक्ति होते हैं सभी से पूछताछ भी करती है। तभी उस मकान के जो मालिक होते हैं वह भी आ जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है उनके बारे में भी जानकारी लेती है, फिर उनसे कुछ पूछताछ करती है। और जब पूछताछ किया जाता था पता चलता है कि ठीक दीपा का ही अपना पति होता है दिलीप जो था ठीक 3 महीने पहले ही इस मकान में दीपा को लेकर शिफ्ट हुआ था। पुलिस की टीम जैसे दिलीप के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता दिलीप जो होता है उस समय तो अपने घर में है ही नहीं, वह फरार चल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस की शंका होता है सीधा का सीधा जाकर दीपा का अपना जो पति होता है अब दिलीप के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त मुकदमे को भी अलर्ट कर देती है कि जल्द दिलीप की तलाशी किया जाए। इधर पुलिस की टीम दीपा के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। इधर पुलिस की टीम अब जाती है दीपा के इलाके में, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इधर दिलीप की तलाशी करने के लिए सरगर्मी तरीका अपना लेती है। काफ़ी जगह तलाशी करती है लेकिन दिलीप के बारे में पुलिस को कुछ अता पता नहीं चलता कि आखिर दिलीप कौन से इलाके में चला गया। यहाँ तक कि जब शाम का टाइम हो जाता है तभी कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि दिलीप कुमार जो होता है अपने ही गाँव में एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद जो इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेने के बाद ठीक उसी पते पर पहुंचते हैं जिस पते को मुखबिर द्वारा बताया गया हुआ था। वहां पहुंचते सही में दिलीप पुलिस के हाथ को लगता है। पुलिस की टीम लेकर वहीं थाने पहुंच जाती है। अब पुलिस की टीम इधर जैसे पूछताछ करती है तो बिना किसी शक्ति दबाव के इधर दिलीप कहने लग जाता कि साहब हमने दीपा की हत्या की ही नहीं है। पुलिस बड़े अजब पड़ जाती है कि आखिर जब तुमने दीपा की हत्या की नहीं है तो आखिर उसकी हत्या कौन कर सकता है। दिलीप कह देता कि साहब हम तो इधर दीपा के पति हैं ही नहीं बल्कि उसके साथ रह रहे रिलेशन में 5 साल से उसके प्रेमी हैं। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है बड़े झमे पड़ जाते कि आखिर लोग कह रहे हैं तुम दोनों तो पति पत्नी हो। वह कह देता है कि साहब दीपा जो थी पूरे इलाके में झूठ फैला रखी थी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, बल्कि हम दोनों रिलेशनशिप में रह रहे एक दोस्त की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। पुलिस की टीम कह देती है कि आखिर दिलीप एक बात बता दो, आखिर तुम अगर हत्या नहीं कर सकते तो हत्यारा कौन हो सकता है। दिलीप कहने लग जाता कि साहब एक तो उसका एक ही प्रेमी नहीं है, उसके कई सारे प्रेमी हैं और साहब हमारे गैर मौजूदगी में दीपा के साथ कई प्रेमियों का ही रिलेशनशिप बनता है। हमें नहीं पता साहब उसके साथ इस तरह की कारनामा कौन कर बैठा। पुलिस की टीम कहने लग जाती आखिर आप हमें बता सकते हैं उसके साथ कौन इस तरह की हरकत कर सकता है। दिलीप जब यह बात सुनता कहने लग जाता है कि साहब हमें पूरी तरह से थोड़ी बहुत यकीन हो रहा है कि साहब दीपा का ही एक अपना और करीबी आशिक है धर्मेंद्र कुमार गहलोत, जो इसी इलाके का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। उसी का ही इधर दीपा से कई दिनों से ज़्यादातर देखा गया लगाव बना हुआ है। इस तरह की बात है। और जब वहाँ के इंस्पेक्टर सुनते हैं धर्मेंद्र नाम का तो पुलिस की जो टीम उसी वक्त धर्मेंद्र के ही कमरे पर पहुँचती है और धर्मेंद्र तो वहीं मिल जाता है, लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक पट्टी बंधा होता। अब पुलिस की टीम जो होती बिना कुछ पूछताछ के ही धर्मेंद्र को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। 1-2 बार इधर धर्मेंद्र से पूछताछ करती है, लेकिन धर्मेंद्र का जो चेहरा होता है कुछ और बयां कर रहा होता है, उसकी जो जुबान होती है कहीं और जा रही होती है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम अपना वही पुलिसी अंदाज दिखा बैठती है। इधर धर्मेंद्र गहलोत जो होता है पुलिस के सामने दीपा की हत्या का जुल्म अपने ऊपर लेते हुए और कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस के सामने जो एक औरत की जो कहानी बयां करता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में दीपा कुमारी जो होती है मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है उज्जैन, और ठीक उसी का ही जो जेल रोड पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं उसके अपने माता पिता, लेकिन उसके टोटल अपने 2 भाई भी होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। लेकिन दीपा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, लेकिन दीपा जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है उसके पीछे उसके कई सारे आशिक भी होते हैं, लेकिन किसी भी आशिक को तौर तरीके से भाव नहीं देते। लेकिन दीपा के जब माता पिता देखते हैं कि हमारी जो बेटी है पूरी तरह से अब शादी के दहलीज पर पहुंचने वाली है, यहाँ तक कि उसकी जो अवस्था होती है शारीरिक वह काफ़ी तेज़ी से बदलाव में आ रही है,
यही सब सोच साझ कर दीपा के माता पिता जो थे परेशान हो जाते। उसी वक्त इधर अपनी बेटी, जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साल पार ही नहीं हुआ था, वह शादी कराने के लिए ठीक ठाक फैसला भी ले लेते हैं। तभी दीपा के माता पिता के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता कि ठीक है, इधर देवास है जो ज़िला पड़ता है उसी का ही जलालखेड़ी जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला इधर राकेश शर्मा पढ़ा लिखा भी होता है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी होता है। लेकिन दीपा जो जब पहली बार अपने ससुराल में जाती है राकेश के साथ, राकेश देखता है इधर दीपा का ही इस कदर दीवाना हो जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दीपा को अपने ही दिल में लगा बैठता है। क्योंकि दीपा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, उसकी जो चाल चलन होती है और भाव होते हैं बड़े ही तौर तरीके के होते हैं। यही सब देख कर राकेश जो होता है अपनी पत्नी का तौर तरीके से वहीं पर सेवा पानी में लग भी जाता है। लेकिन जब कुछ हफ्ते हो जाते हैं तो पता चलता राकेश जो था अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर का दरवाज़ा तक बाहर फाना ही नहीं है। तो लोग जब सुनते तरह तरह की बातें भी करना शुरू कर। आखिर इधर दीपा जब से घर में आई है तब से अपने पति को कतई छोड़ने के लिए राज़ी भी नहीं हो रही है। लेकिन इधर राकेश जो होता है हर संभव कोशिश करता घर से बाहर ना जाए। क्या करे, राकेश जो होता है दीपा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुख कभी देखा ही नहीं था। इसीलिए दीपा को वह छोड़ने के लिए अब कतई तैयार भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे महीने दर महीने गुजरने लग जाते हैं तो उसी वक्त राकेश के जो माता पिता भी होते हैं वह परेशान होने लग जाते कि बेटा राकेश, अब तुम जाकर बाहर काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढो, क्योंकि इसमें घर में रहने से तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का जो खर्चा वह चलने वाला नहीं है। लेकिन इधर राकेश के जो माता पिता होते हैं राकेश के ऊपर दबाव मारते हैं। दबाव मारते मारते लगभग 5 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी वजह से राकेश जो था अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर जाने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी खूबसूरत पत्नी पाकर वह कभी दूसरा रास्ता देखने के लिए तैयार भी नहीं होता है। उसके माता पिता जो होते राकेश को काफ़ी बार जिद करते करते हैरान हो जाते कि आखिर बाहर क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन फिर इधर जो होता है राकेश खुद अपने माता पिता से इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देता। झगड़े तकरार के बीच जो होता राकेश अब शराब का सहारा ले लेता, और इतना सहारा ले लेता है कि शराब की वजह से वह लत लगा बैठता। और जब भी घर पहुंचता उसकी जो अपनी पत्नी होती है दीपा अपनी मीठी जुबान से ही राकेश को मना करती, तो राकेश जो था खुद अपनी पत्नी के ऊपर इधर टूट पड़ता और इस तरह टूटता कि उसकी पिटाई भी कर देता। लेकिन यह दीपा जो थी कैसे कैसे न तैसे कर 5 साल और जिल्लत सहती है, यानी कि टोटल 10 साल दीपा और राकेश की ज़िंदगी का कैसे न तैसे कर बीत भी जाता है। लेकिन दीपा को जब एहसास होता है कि हमारा जो पति है वह हमारे रास्ते पर कभी नहीं आएगा, उसकी शराब की जुल्लत हो कभी नहीं छूट पाएगी, तो उसी समय दीपा जो थी एक अहम फैसला लेती है। और फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है इधर राकेश से उसी समय रिश्ते तोड़कर अपने मायके पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अपने पिता के साथ तो कुछ दिन रहती है, लेकिन उसको भी आभास होने लग जाता है कि अपने पिता पर रहकर यहाँ इनकी बोझ हम नहीं बन सकते। और उसी वक्त वह फैसला भी ले लेती है ठीक अपने ही इलाके के एक सिलाई कढ़ाई सेंटर है, तो उसी में जाकर मौके पर अब पिको की काम करने लग जाती है। और जब करने लग जाए तो उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से उसके जो शौक़ होते हैं वह पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन महीने दर महीने जब बीतने लग जाते हैं तो इधर दीपा को भी एहसास होने लग जाता है कि हमें एक मर्द की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे तो हमारे पास हमारे खर्चे के हिसाब से हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें मर्द की ज़रूरत हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन इधर दीपा की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दीपा भी काफ़ी कोशिश करती है, हिसाब से लगती है। लेकिन दीपा को भी एहसास हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे मर्द मंडरा रहे हैं। लेकिन दीपा की एक चाहत होती है कि हमें ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो हमारे रात का जो शख्स की जो ज़रूरत हो उसको पूरा कर सके और साथ में पैसों की भी ज़रूरत को पूरा कर सके। तभी दीपा इसी खोज में अब लगी पड़ी होती है। अभी दीपा की मुलाकात जो होता है अब जाकर दिलीप से हो जाता है। दिलीप ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसके टोटल अब 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब पहली नज़र में इधर खुद अब दिलीप दीपा को देखता है, देखने के बाद वहीं दीवाना सा हो जाता है और दीपा उसकी पूरे बैकग्राउंड को भी जान लेती, जांच पड़ताल भी कर लेती। पता चलता है दिलीप के पास काफ़ी सारे और पैसे हैं। यही सब जानकर इधर खुद दीपा और दिलीप के पीछे पड़ जाती है। पढ़ने की वजह से दिलीप भी समझ जाता है कि दीपा चाहती क्या है। तभी एक दिन मौका निकाल कर
इधर खुद दीपा अपने ही मायके में बुलाती है। बुलाने के बाद दिलीप को अकेला पाकर खुद अपने ही कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बना देती है। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है, दीपा को जब एहसास होता है, उसको भी यकीन हो जाता है कि आखिर दिलीप के अलावा हमारे सुख को कोई शांत नहीं कर सकता। और उसी दिन से जो होती है दीपा सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिलीप के साथ हर दिन संबंध बनाने जारी कर देती है। और इसे संबंध बनाते बनाते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो दीपा दिलीप के सामने शादी के लिए प्रपोज मार देती है, जिसकी वजह से दिलीप जो था उसी समय शादी से इनकार तो कर जाता है, कहने लग जाता है कि दीपा देखो, हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अभी समय चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं हम दोनों मिलकर लिव इन रिलेशन में अपनी ज़िंदगी बिताया जाए। और दीपा जब इस तरह की बात दिलीप से सुनती है तो तुरंत उसी वक्त हामी भर लेती। हामी भरने के बाद दोनों मिलकर उसी वक्त जाते, ठीक अपने इलाके जो माधव नगर पड़ता उसी में फ्रीगंज इलाका पड़ता, वहीं जाकर एक कमरा लेते हैं, वो भी किराए का। और वहीं पर इधर अब दीपा और साथ में दीपक उर्फ दिलीप और रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहने लग जाते हैं तो रहते रहते लगभग इनकी ज़िंदगी का कुछ सालों का वक्त तो बड़े तरीके से निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब दीपा को एहसास होने लग जाता है कि इधर दिलीप की जो दूरी है वह हमसे प्रतिदिन बदलती चली जा रही है, क्योंकि दीपा की सिर्फ अपनी ज़रूरत होती है सेक्स पूरा करना, लेकिन इधर दीपा की जो ज़रूरत होती है वह दिलीप की बस की बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इधर खुद अब दीपा अब जाकर दीपक से दूरी बनाना शुरू कर देती है। शुरू करने की वजह से इधर दीपा की ज़िंदगी में एक दिन खुद नया आशिक आ पड़ता है। दीपा अपनी ही दुकान पर बैठकर मौके पर सिलाई कढ़ाई कर रही होती है, तभी उसी के सामने एक औरत आती है, अपने कुछ सामान देकर दीपा को चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन का जब वक्त होता है उसी औरत का ही अपना पति होता है धर्मेंद्र, जो एक हैसियत वाला भी होता है और साथ में देखने में हट्टा कट्टा भी होता है। और लेकिन धर्मेंद्र जैसे ही पहुंचता है तो देखता है इधर दीपा की खूबसूरती को तो वहीं दीवाना हो पड़ता है। इधर दीपा जैसे ही धर्मेंद्र के ऊपर नज़र मारती है तो वह भी देखती हट्टा कट्टा शरीर, तो समझ जाती है कि आखिर धर्मेंद्र चाहता क्या है। और चाहते ही उसके जो फैसले होते हैं दीपा के उसी वक्त बदल जाते हैं। इधर धर्मेंद्र चला पहले तो इधर दीपा का कैसे ना तैसे कर मोबाइल नंबर ले लेता है, लेकिन रात का वक्त होता है। धर्मेंद्र जो था दीपा के मोबाइल पर कॉल करने के बाद दोनों अब रात में ऐसी बातें करते हैं, जिसकी वजह से दीपा अब धर्मेंद्र का ही अपने ही मदहोश में ले लेती है। और लेने की वजह से दोनों के बीच आए दिन फ़ोन पे बातें होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बातें होते हैं लगभग हफ्ते का जैसे वक्त गुजरता है तो उसी वक्त दीपा को भी लगने लगता है कि हमें दीपक से दूरी भी बनाना चाहिए। और यही सब सोच साच कर धर्मेंद्र को खुद जोता है अपने ही एक दिन मायके में बुला लेती है। और बुलाने के बाद ठीक है अपने ही मायके में जाकर धर्मेंद्र के साथ और संबंध बनाती है। और एक बार नहीं कई बार बनाती है। बनाने के बाद जब दीपा के शरीर को सुख मिलता है, मिलने के बाद धर्मेंद्र से वादा भी करवा देती है कि जब भी फ़ोन कर तुम्हें बुलाएंगे तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम बेखौफ आ जाना। धर्मेंद्र भी सुनता बड़े खुश हो जाता। होने के बाद हर दिन का इधर धर्मेंद्र और दीपा का जो रिश्ता होता है बेतरह चलने लग जाता है। अब दूसरी तरफ इधर दीपक जो होता है अब दीपा को भी अपने हिसाब से खर्चे देना भी कम कर देता है। दीपा को एहसास होने लग जाता है कि अब पूरी तरह से दीपा हमसे दूर जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र जो होता है जानने के लिए लग जाता है कि आखिर जो होता है दीपा की शादी हुई है कि नहीं हुई है। ये सब जानकारी जानने के लिए लगता है उसको पता चल जाता है कि दीपा का भी अपना एक और पति है, वह दीपक। इसीलिए वह खुद जाता है अब दीपा से पूछताछ करता है। लेकिन दीपा जो होती है उसी समय अपने पति के बारे में झूठ बोल जाती, कहने लग जाती है कि दिलीप उर्फ दीपक जो होता है वह खुद का हमारा अपना अब पति है। अब इस तरह की जब जानकारी धर्मेंद्र पाता तो उसी दिन से ठान भी लेता है अब दीपक से दोस्ती करने का, और उससे जाकर दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ दीपक को भी पता चल जाता है कि हमारी पत्नी के साथ धर्मेंद्र का भी अफेयर चल रहा है। लेकिन उसी वक्त इधर दीपक कुछ भी नहीं कहता, जिसकी वजह से बेखौफ धर्मेंद्र जो था दीपा के साथ मिलकर अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर जाता है। लेकिन जब वक्त गुजरने लग जाता है धीरे धीरे धर्मेंद्र जो होता है दीपा के ऊपर दिलचस्पी कम करने लगता है, जिसकी वजह से दीपा को भी एहसास होने लग जाता है कि धर्मेंद्र भी हमसे अब दूरी काट रहा है। लेकिन दीपा को अपनी शख्स चाहतों को पूरा करने के लिए नए नए मर्दों की तलाशी भी होने लग जाती। होने की वजह से अब उसके ही रूम में इधर नए नए मर्द भी आने शुरू हो जाते हैं। कई मर्दों की भरमार भी लग जाती है अपनी शख्स ज़रूरतों पूरा करने के लिए। अब दीपा भी किसी की रोक टोक की ज़रूरत को अपनी एहसान नहीं समझती। हर वक्त जब होता तब देखती मौका किसी अरे गहरे मर्द को अपने कब्जे में फंसाकर अपने रूम में बुला लिया करती थी।
तभी एक दिन इधर ऐसा वक्त आ जाता है कि धर्मेंद्र की जो अपनी पत्नी होती है, घटना से मात्र 1 हफ्ता पहले एक बच्चे को जन्म देती है। और जन्म देने की वजह से धर्मेंद्र जो होता है अपनी पत्नी से शारीरिक सुख बनाने के लिए मौके पर मांग नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है वह और बढ़ जाती है। और उसी वक्त इधर दीपा के पास फ़ोन करता कहने लग जाता है कि आज हमारी ज़रूरत हमें पूरा करने दो। दीपा बार बार तो इग्नोर करती है, लेकिन जब बार बार धर्मेंद्र जिद करता है तो जिद करने की वजह से अब इधर जो होता है खुद धर्मेंद्र उसी वक्त दीपा के पास जाने के लिए अब रास्ता चुनता है। और जब चुनता है तो इधर पहुंचता है, तो लेकिन जैसे ही बैठता है तो पता चलता है तो दीपा के पास किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया हुआ है। और दीपा कहने लग जाते कि हमारे पास हमारा अपना पति बैठा हुआ है, इसीलिए आज हमारे घर मत आओ। लेकिन इधर धर्मेंद्र सोच लेता है कि हो सकता है दीपक उर्फ दिलीप का फ़ोन हो। तो उसी वक्त ये सब सोच साच कर मौके पर वहाँ से खड़े होकर बाहर निकलता और उसी वक्त इधर दीपक के पास फ़ोन लगाते कहने लग जाता है कि क्या तुम अपनी पत्नी से अभी बात कर रहे थे क्या। और इस तरह की बात जब दीपक सुनता कहने लग जाता, नहीं, हम तो अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से मुलाकात, यहाँ तक कि फ़ोन करना भी बंद कर चुके हैं। लेकिन जैसे इस तरह की बात सुनता है धर्मेंद्र, उसी समय समझ जाता कि आखिर हो सकता है दीपा का ही अपना कोई करीबी आशिक हो। और वहाँ से झगड़े तकरार कर मौके पर पूछताछ कर अब वहाँ से धर्मेंद्र अपने घर पहुँच जाता है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीतने वाला होता है तो धर्मेंद्र को भी लगने लग जाता है कि उसके कहीं ना कहीं आशिक पड़ चुके हैं। लेकिन दोबारा उसके मन की जिज्ञासा जब जागती है, धर्मेंद्र फ़ोन करता है दीपा के पास, बहाना मार कर कहने लग जाता है दोबारा मुलाकात करने का मन हो रहा है। लेकिन दीपा जो कहने लगती है ठीक है। और तभी ठीक है अब 17 अब जैसे मई का दिन होता है, अब शाम का टाइम होता है, उसी वक्त धर्मेंद्र अपने मार्केट जाता है और जाने के बाद वहीं से मीट का एक पैकेट लेता है और काफ़ी सारे शराब की बोतल लेता है। और लेने के बाद दीपा के घर में अब पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो पता चलता है दीपा किसी से फ़ोन पर लगी पड़ी हुई है। लेकिन जब उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए खुद धर्मेंद्र दीपा के करीब जाता है तो दीपा वहीं झुंझुला बैठती है। झुंझुलाने की वजह से झगड़े तकरार हो जाते हैं, होने की वजह से धर्मेंद्र अपने घर चला जाता है। पूरी रात सोच कर इधर दीपा के बारे में परेशान हो जाता है कि आखिर इस तरह धोखा हमें क्यों दे रही है। काफ़ी उसके मन में सवाल गूंज पड़ते, गूंजने की वजह से जैसे रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त दोबारा अपने घर से निकलता। निकलने के बाद दीपा के घर में घुस जाता है। और जब घुसता तो दीपा से मुलाकात करने के लिए करीब जाता है तो दीपा वहीं इग्नोर कर जाती है। करने की वजह से झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन पता चल जाता कि उसके जो लाए हुए मीट होते हैं, जो शराब की बोतलें होते हैं, उसके आशिक पहले से घपट कर चुके होते हैं। अब इस तरह की जानकारी इधर जब अब जाकर धर्मेंद्र को लगता तो वहीं से सनक रह जाता। उसी समय इतने गुस्से में आ जाता, आने की वजह से वहीं पास रखा होती है हथियार, वहीं उठाता, ले जाकर दीपा के शरीर पर दे मारता, जिसकी वजह दीपा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर अब जा चुकी होती है। कुछ देर तो बैठा रहता है और जैसे सुबह का 4 बजे का आसपास टाइम हो तो उसी वक्त सोच लेता है कि आखिर इस प्लान से बचने के लिए हमें कौन सा नया प्लान बनाना चाहिए। और उसी वक्त फैसला लेता है और दीपा के बॉडी पर काफ़ी सारे केरोसिन डाल देता है और डालने के बाद ले जाता किचन में ही, वहीं पास गैस होता, गैस सिलेंडर को करीब लाता, चूल्हे को खोल देता है, फिर उसी में आग लगाकर वहाँ से मौके पर अब निकल जाता है। सोच लेता है कि अब तो हम पुलिस के हथकंडे कभी चढ़ेंगे नहीं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद धर्मेंद्र की तरफ आता है, पुलिस की जो टीम होती है उसी समय काफ़ी सोच में पड़ जाती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर धर्मेंद्र को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में धर्मेंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।